ऑलराइट, सो हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में लीचिंग तक देखा था, राइट? यहीं तक किया था हमने। ओके, नाउ कंटिन्यू विद द न्यू टॉपिक, कन्वर्जन ऑफ ore into its oxide form। चेक करो, जिस दिन हमने मेटलर्जी में ओर्स की लिस्ट खत्म की थी ना, बिफोर मैन्युफैक्चर ऑफ द ओर, हमने 5 स्टेप्स लिखे थे कि ओवरऑल जब भी कभी किसी एलिमेंट की मेटलर्जी होगी तो उसमें वो 5 स्टेप्स कौन कौन से होंगे। जो 5 स्टेप्स हमने मेटलर्जी के देखे थे वो जनरल स्टेप्स क्या थे? पहला था क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर, मींस पल्वराइजेशन ऑफ द ओर। फिर सेकंड क्या था? मैन्युफैक्चर ऑफ द ओर, ओर की प्योरिटी और ओर की प्योरिटी इंप्रूव करना या फिर ओर को कंसंट्रेट करना, इंप्योरिटी से दूर करना। थर्ड स्टेप क्या था? 5 स्टेप्स लिखे थे, कन्वर्जन ऑफ द ओर इनटू ऑक्साइड फॉर्म। और एक बार ऑक्साइड फॉर्म अपने पास आ गई तो उसके बाद हमें ऑक्साइड से मेटल को लेने के लिए उसकी रिडक्शन करवानी यूजिंग सम सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। ये हमारा 4th स्टेप था। और लास्ट स्टेप क्या था बताओगे? जब हमारी ओर से ऑक्साइड बन गया, ऑक्साइड से हमने रिड्यूस करके मेटल ले, और लास्ट इज रिफाइनिंग प्रोसेस, मेटल को रिफाइन करना, मेटल की प्योरिटी इंक्रीज करना। तो आज हम कौन सा स्टेप स्टार्ट करने वाले हैं? जनरल एक्सट्रैक्शन का 3rd स्टेप, जिसमें हमें ओर को ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना। और ऐसा करने के 2 तरीके हमने पढ़े थे। वन इज रोस्टिंग, another is calcination। इन दोनों का जो जनरल मेथड है वो क्या है? ओर को हीट करना ताकि ये ऑक्साइड फॉर्म में आ जाए। पर किस टेम्परेचर तक हीट करना? उस टेम्परेचर तक हीट करना है कि बनने वाला ऑक्साइड फर्दर डीकंपोज ना करे। हमें एक सर्टेन टेम्परेचर तक हीट करना है ताकि ऑक्साइड मेल्ट ना हो, ऑक्साइड डीकंपोज ना हो। यूजुअली ओर का जितना मेल्टिंग पॉइंट है उससे कम टेम्परेचर पे हीट करना है। मतलब वी आर नॉट सपोज टू हीट द ओर अबव द टेम्परेचर अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट। हम इतना हीट नहीं करना चाहते कि ओर मोल्टन फॉर्म में आ जाए। हम इतना हीट नहीं करना चाहते कि ऑक्साइड डीकंपोज कर जाए। सो टेम्परेचर लो रखा जाता है इन दिस स्टेप। जिस टेम्परेचर पर भी आप ओर को हीट कर रहे हो दैट टेम्परेचर इज नॉट वेरी हाई। अब अगर कोई पूछे कि मेटलर्जी में टेम्परेचर हाई या लो किस रेंज में होता है? अगर 500 से 800 डिग्री है ना, 1000 डिग्री भी है, ये कोई हाई टेम्परेचर नहीं है मेटलर्जी। मेटलर्जिकल ऑपरेशन में हाई टेम्परेचर यूजुअली 1500 डिग्री, 2000 डिग्री ऐसा माना जाता है। 500 से 1000 डिग्री तक का टेम्परेचर कोई ज्यादा नहीं माना जाता। बट हमें ये पता होना चाहिए कि कैल्सिनेशन या रोस्टिंग में हमने ओर को जब हीट करना है, हम नहीं चाहते कि हमारी ओर पिघल जाए या हमारा ऑक्साइड पिघल जाए या हमारा ऑक्साइड इस टेम्परेचर पे डीकंपोज कर जाए। सो वी नीड मॉडरेट टू लो टू मॉडरेट टेम्परेचर। और ऐसा तभी होगा जब हम एक स्पेशल टाइप की फर्नेस में हीट करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हमने 2 तरह की फर्नेस पढ़नी है, ब्लास्ट फर्नेस और एक रिवर्बरेटरी फर्नेस। जब आपको किसी ओर को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट करना है, एक्सेसिवली हाई टेम्परेचर पे, तब आप यूज करोगे ब्लास्ट फर्नेस। नाम से क्लियर है, ब्लास्ट, जस्ट ब्लास्ट कर दिया। पर किसका ब्लास्ट कर दिया? एयर का ब्लास्ट कर दिया ओर के पर। ओर को एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डाल के कंबशन करवा दिया और ह्यूज हीट दे दी। परवाह ही नहीं की कि किस टेम्परेचर तक, 2000 डिग्री 3000 डिग्री तक भी आप हीट कर सकते हो।
यूजुअली 1000 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर अगर लेना है तो वो ब्लास्ट फर्नेस में करवाया जाता है। जब तक नॉर्मल हीटिंग करवानी है यूज रिवर्बरेटरी फर्नेस। तो हम यहां पर लिखेंगे कन्वर्जन हीटिंग ऑफ ओर, हीटिंग ऑफ द ओर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, और heating of the ore up to moderate temperature. So that जो भी ऑक्साइड बनेगा, so that forming oxide should not decompose. Is carried out in reverberatory furnace. अगर आप इस हीटिंग को करते वक्त ऑक्सीजन की सप्लाई एक्सेस में करते हो, यानी कि ओर को एयर की सफिशिएंट सप्लाई में हीट करके डिकम्पोज करते हो, यानी कि अगर आप ओर को ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई में हीट कर रहे हो देन वी कॉल इट एज रोस्टिंग। लेकिन अगर आप एयर की लिमिटेड सप्लाई ले रहे हो या एयर की इनसफिशिएंट सप्लाई ले रहे हो या फिर एयर की या ऑक्सीजन को अलाउ नहीं कर रहे हो कि ड्यूरिंग दिस हीटिंग ऑक्सीजन इज नॉट अलाउड टू बी प्रेजेंट इन द बिल्डिंग इन द फर्नेस, या फिर फर्नेस के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम कर दो या फर्नेस के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल ना करो, पर ऑक्सीजन रिच नहीं होनी चाहिए उस समय, तब उस टाइप की हीटिंग को बोलते हैं कैल्सिनेशन। सो इन कैल्सिनेशन इज हीटिंग ऑफ द ओर इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ द एयर, लिमिटेड सप्लाई ऑफ द एयर, एयर से मतलब हमारा ऑक्सीजन से। बट रोस्टिंग में, in roasting ore is heated at insufficient supply of oxygen. रोस्टिंग के टाइम पर, हाँ जी, ये दोनों के लिए ये जनरल पॉइंट है फॉर बोथ कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। मतलब रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करते वक्त आपको एक मॉडरेट टू लो टू मॉडरेट टेम्परेचर लेना है ताकि और भी मेल्ट ना करे या ऑक्साइड भी मेल्ट ना करे या ऑक्साइड डीकंपोज भी ना करे। और ऐसा काम करवाने के लिए एक ऐसी फर्नेस चाहिए जहां टेम्परेचर ज्यादा नहीं रखा जा सकता, वो रिवर्बरेटरी फर्नेस। रिवर्बरेटरी फर्नेस में अगर आपने ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट करके ओर को हीट किया तो मैं बोलूंगा कि आप रिवर्बरेटरी फर्नेस में रोस्टिंग करवा रहे हैं। और अगर आपने रिवर्बरेटरी फर्नेस में एयर की सप्लाई कम करके ओर को हीट किया या एयर की एब्सेंस में हीट किया देन मैं बोलूंगा कि आप कैल्सिनेशन करवा रहे हैं। अब कैल्सिनेशन या रोस्टिंग जब आप रिवर्बरेटरी फर्नेस में करवा रहे हो तो ऐसी क्या चीज है कि रिवर्बरेटरी फर्नेस में किस तरीके से टेम्परेचर को हाई होने से मेंटेन, मतलब हाई होने से रोका जाता है, यानी कि रिवर्बरेटरी फर्नेस में ऐसा किस तरीके से ये पॉसिबल बनाया जाता है कि आप ओर को बिलो उसके मेल्टिंग पॉइंट तक ही हीट कर रहे हो। ऐसा करने के लिए क्या तरीके अपनाए जाते हैं, तो उसके लिए मैं आपको रिवर्बरेटरी फर्नेस का डिजाइन बना के दे रहा हूं। आपको ड्रॉ नहीं करना, सिर्फ आपके समझाने के लिए। यही फर्स्ट है। So I'm going to
to draw the diagram for the reverberatory furnace, that's optional for you if you want to draw, otherwise not required. ये जो मैंने शेडेड टाइप की चीजें दिखाई ना, ये दीवारें हैं, ये एक बिल्डिंग है बेसिकली, उस बिल्डिंग उस भट्टी का डिजाइन है, ऐसे समझ लो, ये उसकी दीवारें हैं। इस रीजन में, इस कंपार्टमेंट में हम फ्यूल भर देते हैं, कोयला डाल दिए और यहाँ आग लगा दी जाती है, यानी कि यहाँ कोयले को जलाना है, यहाँ फ्यूल इज बर्न। और इस शेल्फ को बोलते हैं हर्थ, इस पे ओर रख दी जाती है। जिस ओर की कैल्सिनेशन या रोस्टिंग करनी है उसको इस शेल्फ पे रख दिया जाता है। हम ये चाहते तो इस फायर को, इस फ्यूल को ओर के नीचे डायरेक्ट हीट कर सकते थे, पर क्योंकि हमें ओर को डायरेक्ट हीट नहीं करना, हाई टेम्परेचर पे हीट नहीं करना, तो फ्यूल उसकी साइड पे जलाया जाता है, ओर साइड पे रखी जाती है, ताकि फ्यूल से निकलने वाली हीट ओर के डायरेक्ट कांटेक्ट में कभी ना आए। अब इसमें होता क्या है, यहां से मान लो हीट रिलीज हो, हीट रेज निकलती है। ये जो वर्ड है ना रिवर्बरेटरी, ये वर्ड किस चीज के लिए यूज किया जाता है? इस शेप के लिए, डोम शेप, छत है, ये रूफ है, इट इज कनकेव। आपने पढ़े हैं ना ये वर्ड फिजिक्स में, कन्वेक्स कनकेव। तो ये जो छत है ना, ये कनकेव शेप्ड है, ये डोम शेप्ड है। हीट रेज जब यहाँ पहुंचती हैं तो टकरा के इस ओर तक पहुंचती है, लाइक दिस। तो ये जो हीट रेज जब टकरा के ओर पे पहुंचेगी तो ये ओर को इनडायरेक्टली हीट करती है, यानी कि ओर को डायरेक्ट फ्यूल और ओर उसके नीचे ही रख दिया जाता है। इसकी डिजाइनिंग ये सोच के की जाती है कि रिवर्बरेट का मतलब होता है रिफ्लेक्ट करना। किसको रिफ्लेक्ट करना? हीट रेज को रिफ्लेक्ट करना। जो यहाँ से हीट रिलीज हो रही है वो इस डोम टाइप छत से टकरा के ओर तक पहुंचती है, इसलिए ओर को एक तरीके से बेक किया जा रहा है, इनडायरेक्टली हीट किया जा रहा है, ताकि ओर को कभी भी हाई टेम्परेचर डायरेक्ट फ्यूल से सेक ना मिले। और यहां से जो भी ये चिमनी है, यहां से जो धुआं वगैरह ये निकल जाएगा। दिस इज द एग्जिट फॉर द हीट और धुआं। अगर मैं यहां पर ये वाला एरिया में यहां पर कुछ विंडोज लगी होंगी, उसको बोलते हैं टायर। अगर ये टायर खोल दूं तो एयर भी आ सकती है इसके अंदर,
पर अगर मुझे एयर की सफिशिएंट सप्लाई नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर बंद कर दूंगा खिड़की, यहाँ पे डोर बंद कर दूंगा, टायर बंद कर दूंगा। तो ओर को एक हर्थ पे रख के, हर्थ मतलब सीमेंटेड शेल्फ टाइप समझ, एक शेल्फ पे रख के साइड पे फ्यूल जला दिया जाता है। फ्यूल की अगर आप सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर में हीट करना चाहते हो तो यहाँ पर इस रीजन में से एयर एंटर करा दी जाती है। और अगर आपने एयर नहीं लेनी या एयर की कम सप्लाई रखनी है तो फिर यहाँ पर बंद कर दो इस विंडो को, और फिर ओर को पकाना। जो एग्जिट वगैरह चिमनी से होना वो होता रहेगा एयर का, मतलब जो भी धुआं वगैरह वेस्ट प्रोडक्ट कंबस्शन के बाद, या जो भी कंबस्शन ही बोलना चाहिए, जो भी ओर की बरने के बाद जो भी धुआं गैसेस निकलेंगी, सारी चीजें यहाँ से निकलती रहेंगी। सो दिस इज द डिजाइन ऑफ रिवर्बरेटरी फर्नेस। अब रिवर्बरेटरी फर्नेस में जब हमें कब पता लगता है कि कौन सी ओर को कैल्सिनेशन करवाएं, कौन सी ओर में रोस्टिंग कराएं, ये हमें कैसे पता लगेगा? तो इसका क्या तरीका, उसका क्या लॉजिक है? जो ओर्स कार्बोनेट ओर्स है, कार्बोनेट ओर्स और हाइड्रेटेड ओर्स, किस किस टाइप की कार्बोनेट ओर है? अब मैं आपको वो लिस्ट खोलो जिस दिन हमने ओर के नाम की लिस्ट लिखी थी लंबी चौड़ी। तो कार्बोनेट ओर्स के मैं नाम यहां लिखूंगा, आप कोशिश करना मैं फॉर्मूला लिखूं तो आपको नाम याद आए, ताकि आपकी थोड़ी रिवीजन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लाइमस्टोन, कार्बोनेट, कैलामाइन, जिंक कार्बोनेट, डोलोमाइट, MgCO3 डॉट कैल्शियम CO3, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीसाइट, MgCO3, सेरसाइट, PbCO3, मेलासाइट, CuCO3 डॉट CuOH, एजुराइट, CuCO3 डॉट CuOH, साइडराइट। क्या ऐसे ही नाम आपने लिखे थे उस दिन कार्बोनेट ओर के? जिन ओर्स में कार्बोनेट ग्रुप है, CO3 ग्रुप, उनमें हम कैल्सिनेशन करवाते हैं। या फिर जिन ओर के साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लाइक लिमोनाइट, बॉक्साइट, तो यही क्वेश्चन कई बार जेईई मेंस में पूछ लिया जाता है। आपको 4 ऑप्शन देके बोल दिया जाएगा कौन कौन सी ओर में कैल्सिनेशन करवाते हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? जिस ओर में कार्बोनेट ग्रुप हो या फिर जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्योंकि जब हम ऐसी ओर को हीट करते हैं तो ये जितने भी कार्बोनेट ग्रुप हैं, ये वाली हीटिंग आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जब आप इसे हीट करते हो तो CaCO3 में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी, मेटल का ऑक्साइड बनेगा। तो यही तो हम कर रहे हैं काम, ओर से ऑक्साइड बनाना, ओर से ऑक्साइड बनाना। तो आपसे ये रिएक्शन पूछी जाती है, व्हाट हैपेंस व्हेन कैलामाइन इज कैल्साइन्ड? कैल्साइन्ड का मतलब कि हीट किया जिंक कार्बोनेट को, क्या बनेगा प्रोडक्ट? बताओ, ये रिएक्शन लिखो, क्या आएगी? कौन सी गैस निकल जाएगी कार्बोनेट को हीट करने से? CO2। तो चेक करो पीछे क्या बनेगा, ZnO। अब डोलोमाइट को हीट किया तो क्या क्या बनेगा? यहाँ से भी CO2 निकलेगी, यहाँ से भी CO2 निकलेगी, तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड भी निकलेगा, कैल्शियम का ऑक्साइड भी निकलेगा और CO2 निकलेगा। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वगैरह निकल रही वो एग्जिट करती जाएगी यहाँ से, चिमनी से। मैग्नीसाइट को हीट किया, क्या लिखूं? MgO प्लस CO2। सो ये सब सॉलिड फॉर्म में ऑक्साइड मिलेगा, सॉलिड फॉर्म।
क्योंकि हमें उतने टेम्परेचर तक हीट ही नहीं करना कि बनने वाला ऑक्साइड मेल्ट मोल्टन फॉर्म में मिले। लेड कार्बोनेट को हीट किया, क्या लिखूंगा? PbO प्लस Cu2। मेलासाइट या ओजोराइड को हीट किया तो क्या मिलेगा? कॉपर ऑक्साइड प्लस CO2 एंड वाटर। वाटर कहां से निकलेगा? दिख रहे दो OH, तो जो दो OH ग्रुप है यहाँ पर कॉपर के साथ, जब यहाँ दो OH ग्रुप है, हीट करके क्या निकलेगा वहां से? वाटर H2। तो पीछे क्या बन जाएगा? कॉपर का ऑक्साइड। सिमिलरली यहाँ से कॉपर का ऑक्साइड बनेगा, यहाँ से भी कॉपर का ऑक्साइड बनेगा। CO2 और वाटर वेपर्स की फॉर्म में निकल जाएगा स्टीम बन के। तो क्या ऐसे सिंपल रिएक्शन आ गए तो आप लिख लोगे कि रिएक्शन का प्रोडक्ट कैसे बना? अब यहां बताओ क्या बनेगा? यहां क्या क्या बनेगा? FeO प्लस CO2। अब जब आप इसे हीट करोगे, ये तो ऑलरेडी ऑक्साइड है इस वक्त, तो यहां से सिर्फ वाटर स्टीम बन जाएगी। जो भी ओर है, ओर में से वाटर वेपर निकल जाएंगे, तो ये ओर डिहाइड्रेट हो जाएगी। डिहाइड्रेट मतलब गीली से सूखी होगी। तो अगर किसी ने पूछा इसकी कैल्सिनेशन से क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो आप क्या जवाब दोगे? क्या रिएक्शन लिखोगे? सिर्फ Fe2O3 एंड Al2O3। वाटर स्टीम बन के वेपर बन के निकल जाएगा। अब एक बच्चा कह रहा था कुछ डाउट है। हाँ बोलो बेटा। लिमिटेड होती है वो कब होता है? वेट कितनी बड़ी गलती हो रही है आपने। इस बच्चे ने कहा कि भी जी लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर है, तो फिर तो कार्बन मोनोऑक्साइड बननी चाहिए। कब? जब कार्बन का कंबस्शन हो। क्या यहाँ कार्बन का कंबस्शन हो रहा है? फिर वो तो तब होता है लिमिटेड सप्लाई में, जब आप कार्बन को एयर की लिमिटेड सप्लाई में हीट करो। वो तो कोक का कंबस्शन है, कार्बन का कंबस्शन है। ओके, कैन आई इरेज दिस पॉइंट? कैन आई इरेज दिस पॉइंट? हाँ पूछो भाई, क्या कह रहे हो? एक डाउट है। अरे इधर से तो फ्यूल जलाया गया ना, जितना हिस्सा यहां से निकल भी गया, इधर मेन सारा हिस्सा, उसको तो मेन वॉल्यूम तो यहां एक्सपेंड करने का मिलेगा। तो जब यहां से धुआं या निकलेगा, जो भी हीट रेस निकलेंगी, अगर आप यहां पर जाली लगा के रख लो या विंडो बंद करके रखो, सारे का सारा हीट अंदर ही रहे। तो अगर आपको कैल्सिनेशन करना है तो परफेक्ट है कि इसको बंद रखो। और अगर आपको लिमिटेड एयर चाहिए, क्यों चाहिए लिमिटेड एयर? भी लिमिटेड एयर इसलिए क्योंकि फ्यूल का कंबस्शन के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए? किसी भी चीज का कंबस्शन बिना ऑक्सीजन के होगा, तो हमें फ्यूल को भी तो जलाना, ऑक्सीजन तो चाहिए, इसलिए थोड़ा सा विंडो खोल के रख लो। और ऐसे मैंने तो एक टायर बनाया है, ये ऐसे समझ लो 3 डायमेंशनल बिल्डिंग है, इसके यहाँ विंडोज हैं खूब सारी। जहाँ मेरा हैंड है बिल्डिंग के बाहर वाला, यहाँ खूब सारी विंडोज हैं, उनको वो भी सीरीज ऑफ टायर्स है। ऐसे एक टायर नहीं होते, और भी होते। जब तक आप टायर्स को पार्शियली ओपन रख लो या बिल्कुल बंद रख लो, तब तक आप बस कोशिश कर रहे हो कि अंदर ऑक्सीजन कम से कम जाए। पर ये नहीं कि बिना ऑक्सीजन के तो फ्यूल ही नहीं कंबस्शन करेगा। ओके, अब यहां से जब ओर में से गैसेस निकल जाएंगी, तो बनने वाला ऑक्साइड काफी हल्का हो जाता है, क्योंकि उसका काफी सारा तो वेट लॉस गैस के कारण हो जाता है। और दूसरा ओर में पोर्स बन जाते हैं, उसकी पोरस स्ट्रक्चर बन जाती है, क्योंकि उसके पोर्स में से गैसेस या वाटर मॉलिक्यूल निकल चुके हैं। तो इससे होगा क्या? आफ्टर कैल्सिनेशन ओर बिकम्स लाइटर। वाई लाइटर? क्योंकि मास लॉस हो चुका है गैसेस के कारण, गैसेस के जाने के कारण। एंड ओर बिकम्स पोरस।
कैल्सिनेशन के बारे में ये सारी जानकारी मिल गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि एयर की लिमिटेड सप्लाई क्यों रखें? अगर एयर एक्सेस में हो जाए तो क्या नुकसान होगा? आप खुद बताओ, अगर भट्टी के अंदर मैंने एयर की सफिशिएंट सप्लाई कर दी तो एयर के अंदर जब फ्यूल जलेगा तो फ्यूल की हीट रिलीज हो रही है, तो वो हीट कुछ एयर भी अब्सॉर्ब करेगी, और हम चाहते हैं कि वो हीट मैक्सिमम कौन अब्सॉर्ब करे? ओर। मान लो, मुझे एक बात बताओ, मान लो मुझे ओर को 800 डिग्री तक हीट करनी है। 800 डिग्री तक हीट करने के लिए सपोज इसको 40 किलो जूल हीट चाहिए, मान लेते हैं 800 डिग्री तक हीट करने से 40 किलो जूल की रिक्वायरमेंट है इसकी। मतलब अगर ये 40 किलो जूल हीट लेगा तो इसका टेम्परेचर 800 डिग्री हो जाएगा, एज्यूमिंग। पर अगर फर्नेस के अंदर ऑक्सीजन भी आ गई, यानी कि एयर भी आ गई, तो एयर भी तो रिलीज्ड हीट का कुछ हिस्सा अब्सॉर्ब करे। तो अब इसको 800 डिग्री तक जाने के लिए जो हीट चाहिए होगी वो ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? अब इसको 800 डिग्री तक टेम्परेचर राइज करना अगर इसका, तो इसको हीट मोर क्वांटिटी में ले। अब इससे ज्यादा हीट की जरूरत है या कम हीट की जरूरत है? क्योंकि हीट जो निकल रही थी उसका कुछ हिस्सा तो एयर ने ले लिया, तो अब इसको हीट ज्यादा चाहिए उसी टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए। उतने ही टेम्परेचर तक राइज होने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट हो सकता है 80 किलो जूल हीट की हो जाए। और हीट ज्यादा लाने के लिए आपको ज्यादा मात्रा में फ्यूल बर्न करना पड़ेगा। ज्यादा मात्रा में फ्यूल बर्न करोगे, आपकी कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी। और पूरी मेटलर्जी इसी पे बेस्ड है, सस्ते से सस्ते तरीके से सब कुछ करना। इसलिए एयर की एक्सेस सप्लाई रोकने का पर्पस यह कि हीट लॉस कम हो, क्योंकि एयर ज्यादा होगी तो हीट का लॉस भी ज्यादा होगा। क्योंकि हीट का मेजर फ्रैक्शन अगर एयर ने अब्सॉर्ब कर लिया तो ओर को एक सर्टेन टेम्परेचर तक जाने के लिए जरूरत से ज्यादा हीट चाहिए। हम हीट को सेव कर रहे हैं ताकि उस हीट का सारा कंजम्पशन हमारी ओर करे। क्या ये पॉइंट समझ में लगा कि कैल्सिनेशन में एयर की लिमिटेड सप्लाई क्यों चाहिए? अब मैं अपनी तरफ से एक रीजन देने लगा हूं जो मुझे लगता है, यूजुअली मैंने किताबों में पढ़ा नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक रीजन है कैल्सिनेशन में एयर की सप्लाई एक्सेस में क्यों नहीं करती। क्योंकि हम यहां पर जितनी भी एग्जांपल्स देख रहे हैं, कोई भी एग्जांपल ले लो, मुझे एक बात बताओ, ये कैसी रिएक्शन है? अगर मैं इसका रिएक्शन कोशेंट लिखूं, केमिकल इक्विलिब्रियम, तो इसका क्यूपी आप कैसे लिखोगे? क्यूपी प्रेशर ऑफ CO2, इसको मैं लिख रहा हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इनटू टोटल प्रेशर ऑफ एयर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने अंदर एयर डाल दी, एयर का अगर प्रेशर बढ़ जाएगा, या यूज बताओ, प्रेशर बढ़ने से, अगर प्रेशर को बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाने से इस रिएक्शन की टेंडेंसी बैकवर्ड जाने की होगी या फॉरवर्ड जाने की? अगर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, उससे क्यूपी बढ़ जाएगा या घट जाएगा? शायद उससे ये रिएक्शन बैकवर्ड जानी शुरू हो जाती, मे बी। क्योंकि हाई प्रेशर करने से ये रिएक्शन, अगर मैं हाई प्रेशर रखूंगा तो हाई प्रेशर रखने से ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। और अगर मैंने फर्नेस के अंदर एयर ज्यादा मात्रा में डाल दी तो एयर का प्रेशर ओर के सरफेस पे ज्यादा हो जाएगा, और अगर ओर के सरफेस पे एयर का प्रेशर ज्यादा हो गया तो वो इस रिएक्शन को बैकवर्ड शिफ्ट करने की कोशिश करेगी। बिकॉज मोर द प्रेशर ऑफ एयर, उतना हमारे लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की अगर मैं बात करूं तो वो इफेक्ट। सो पॉइंट इज, आइडियली जब भी मैं यहाँ पे बात करूंगा तो दिस इज समथिंग विच आई एम थिंकिंग लाइक दिस। मे बी आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि ऐसा कहीं रीजन मैंने पढ़ा नहीं, बट ऐसा पढ़ने पर मुझे ये हिंट लगता है हमेशा। बट ये जरूर है, दिस इज वेल डॉक्यूमेंटेड, कि ज्यादा एयर करने से हीट का लॉस ज्यादा होता है। हम नहीं चाहते कि हीट का मेजर फ्रैक्शन एयर ले जाए, हीट ज्यादा से ज्यादा और एब्सॉर्ब करे। ऐसा मुझे लगता है कि अगर हमने प्रेशर को ज्यादा कर दिया तो ये रिएक्शन को बैकवर्ड करने की भी कोशिश करेगा। सो
द पॉइंट इज कि मैं नहीं चाह रहा कि हर चीज हम रट के लिखे, जितना मैक्सिमम मेरे पास नॉलेज है मैं आपको डिलीवर करूं। बट सिंपल यहां पर होगा लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड टू मिनिमाइज heat loss as air too will absorb heat and or will require more heat, air will require more heat to get raised to higher temperature. ये सारी चीजें कैल्सिनेशन के बारे में थी। अब बात करते हैं रोस्टिंग पे। यहां तक किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना मेरे से? पूछो। कितना एयर देना है, मतलब अगर आप नेचुरल सी बात है, अगर आपने एयर की क्वांटिटीज कंट्रोल नहीं की हुई है तो आप देखोगे कि आपकी ओर को एक सर्टेन टेम्परेचर जाने के लिए वो ज्यादा हीट ले रही है। हो सकता है आपकी ओर मेल्ट होनी शुरू हो जाए, हो सकता है आपका बनने वाला ऑक्साइड डीकंपोज कर रहा है, इसका मतलब उसको ज्यादा सेक मिल रहा है। ऐसा तभी होगा जब उसको पता है, जब आपने एयर एक्सेस में रखी हुई है। अब आप देख रहे हो कि आपके ऑक्साइड का, आपके ओर का डीकंपोजिशन अब हाई टेम्परेचर पे हो रहा है। आप एक बार विंडोज सारी क्लोज कर लो, ऐसे समझ लो, विंडो सारी क्लोज कर लो और आप टेम्परेचर मापो कि किस टेम्परेचर तक ओर डीकंपोज कर रही है। अब आप विंडोज खोल दो और अब देखना कि ओर किस टेम्परेचर पे डीकंपोज कर रही है, आपको अपना फर्क पता लग जाएगा। अब बात करते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगेन, ओर इज हीटेड इन एक्सेस ऑफ एयर इन द रेवर्बरेटरी फर्नेस। बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। हमें कब जरूरत पड़ती है रोस्टिंग करने की? यूजुअली सल्फाइड जोन में। सल्फाइड ओर्स से इनका ऑक्साइड बनाना है। वी नीड ऑक्सीजन एंड हीटेड एट रिलेटिवली हायर टेम्परेचर। नेचुरल सी बात है, आप एक खुद बताओ, हमें ओर को ऑक्साइड बनाना था। कार्बोनेट में क्या होना था? कार्बोनेट ओर हीट करने पर CO2 रिलीज कर रही थी, मेटल ऑक्साइड बन रहा था। लेकिन अगर आपकी ओर सल्फाइड हो रहे हैं, लाइक Cu2s, कॉपर ग्लास, सिनाबार, HGS, आर्जेंटाइट, Ag2s, दिस इज कॉपर ग्लास। सपोज आपकी ओर है गैलेना, आयरन पाइराइट, चैल्कोपाइराइट, अब अगर आप इसे हीट करोगे ना तो सबसे पहले तो आपको इसमें से सल्फर निकालनी है, लेकिन कॉपर को ऑक्सीजन से जोड़ना भी है। तो डेफिनेटली अगर मैं सिंपल इसको एयर की एब्सेंस में हीट करूंगा तो इसको ऑक्सीजन कहां से मिलेगी, क्योंकि हमें तो ऑक्साइड बनाना है। और अगर मुझे इसमें से सल्फर निकाल के इसमें ऑक्सीजन डालनी है तो इसका मुझे कंबशन करना पड़ेगा।
और कंबशन करने के लिए मुझे एयर चाहिए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना पड़ेगा, क्योंकि कंबशन की डेफिनेशन क्या है कि किसी कंपाउंड को ऑक्सीजन से हीट करके इसके अंदर जो जो एलिमेंट है उनको उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। क्या आपको यहाँ पर समझ में लगा कि पहले हमें कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट में O2 को रिएक्टेंट लेने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? फर्क पता लगा ये? अब तो आपको कॉपर को ऑक्साइड बनाना ना, मरकरी का ऑक्साइड बनाना है, तो आपको सल्फर हटा के ऑक्सीजन लेके आनी है इसमें। और जब भी कोई एलिमेंट, खुद सोचो, अगर कोई एलिमेंट है ZnS, मैं चाहता हूं कि ये ZnO बन जाए, तो इसको सल्फर हटाना पड़ेगा, ऑक्सीजन गेन करना पड़ेगा। एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड व्हाट? गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो मुझे इसकी ऑक्सीडेशन करवानी है, मुझे इसकी ऑक्सीडेशन करवानी है, उसके लिए मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। और कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीजन। तो मैं इसका कंबशन करवा रहा हूं बेसिकली। और जब मैं कंबशन करवाऊंगा जिंक सल्फाइड का कंबशन, तो कंबशन की डेफिनेशन है जिंक की भी ऑक्सीडेशन होगी, सल्फर की भी ऑक्सीडेशन होगी। तो जिंक से जिंक ऑक्साइड बनेगा, सल्फर से SO2 बन जाएगा। सो बेसिकली जब मैं यहां पर कंबशन करवाऊंगा तो लेड का ऑक्साइड बन जाएगा, SO2 बन जाएगा। आयरन सल्फाइड में FeO बन जाएगा, SO2 बन जाएगा। ये भी पॉसिबल है कि ये जो आयरन ऑक्साइड बन रहा है ये एयर की एक्सेस सप्लाई है ना, तो ये मिलके दोनों फर्दर रिएक्ट करके Fe2O3 बना दे। क्योंकि आयरन के पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या है? +2 +3। यहाँ पे आयरन +2 स्टेट में था, ये +3 में आ गया। जब ऑक्सीजन एक्सेस में है तो आयरन +2 तक जरूरी थोड़ा ना रुक जाए, क्या पता +3 तक आ जाए। अगर मैं यहाँ बात करूं Cu2S की, तो यहाँ से कॉपर का ऑक्साइड बन जाए Cu2O और SO2 बन जाए। यहाँ भी ये पॉसिबिलिटी है। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ यहाँ कितना है? यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना है? +1। यहाँ कितना है? +1। और कॉपर की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। तो क्या पता एयर की प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज होके CuO बना ले, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब बैठा है तो कॉपर की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, Cu2O से CuO भी बन सकता है। इसी तरीके से मरकरी से जब मैं एयर की प्रेजेंस में हीट करूंगा तो मरकरी का ऑक्साइड बन जाएगा, साथ में SO2 रिलीज हो। सिल्वर से सिल्वर ऑक्साइड बनेगा, SO2 रिलीज होगी। और ये बात समझ में लगी या नहीं? पर एक क्वेश्चन आपको मेरे को पूछना चाहिए था, क्यों मैंने आपको गलती से पोपट बनाया। वो मैंने एक गलती की जो आपने पकड़ी नहीं। चलो सोचो मैंने एक गलती की है, चलो ढूंढो। मतलब गलती नहीं, मतलब पूरा ठीक भी नहीं है। और मैं हिंट देता हूं यहां क्या तो सेम, तो प्लस ऑक्सीडाइज तो हो गया, लॉस ऑफ सल्फर बाय मर्क्यूरी एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन हो गया। और सल्फर पर देखो ना, सल्फर का -2 स्टेट है, यहाँ +4 हो गया, वो तो गई इसकी ऑक्सीडेशन। सल्फर -2 से +4 में आ गया, हो गई इसकी ऑक्सीडेशन। अगर आप ये बोल रहे हो कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन क्यों नहीं हुई, सल्फर -2 से +4 में आ गया, सल्फर -2 से +4 में आ गया। पर मैंने कुछ, हाँ दोबारा बोलो, क्या क्या क्या? नहीं, ये जरूरी थोड़ा ना था। यहाँ जिंक का हुआ क्या ऑक्सीडेशन? मतलब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ क्या? +2 से +2 है।
पर सल्फर का -2 से +4 ऑक्सीडेशन हो तो गया इसका। बैलेंसिंग वाली मेजर मिस्टेक नहीं। मैं जब मिस्टेक मतलब बैलेंसिंग को मिस्टेक नहीं माना जाता। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, ये भी हिंट दिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है और वो भी मैंने आपको हिंट दिया इन 3 में। तो अच्छी बात है ना, ऑक्सीडेशन हो रहे तो क्या हुआ प्रॉब्लम? हाँ, कौन ठीक है, तो क्या कहना चाहते हो? अगर ये इनर्ट मेटल्स है तो क्या? अच्छा, मतलब वो सल्फाइड के साथ रहना नहीं चाहेंगे, तो फिर क्या करें? वेरी गुड, शाबाश। ये कौन बोला है? ये कौन बोली गर्ल स्टूडेंट? नाम बताओ। श्वेता, वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, ये सारे एलिमेंट हुए जो हाइड्रोजन से भी नीचे लाई करते हैं। इनका SRP पॉजिटिव नंबर, और जिनका SRP पॉजिटिव होगा उनकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की नहीं होगी, वो तो रिड्यूस होना चाहेंगे। इसलिए आपको मुझे ये पकड़ना था कि सर आप कॉपर को +1 से +2 में कैसे ला रहे हो? कॉपर की टेंडेंसी तो ऑक्सीडाइज होने की है ही नहीं, उसका तो SRP ज्यादा। आप ये नहीं कह सकते सर आपने कॉपर की ऑक्सीडेशन यहाँ करवा दी। कहाँ? कॉपर तो +1 से +1 में ही है, ये गलती नहीं है, ये तो ठीक है बल्कि। पर यहाँ +1 से +2 में मैं कॉपर को ला रहा हूँ, वो गलत है, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है। जिन मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है उनकी टेंडेंसी अपना ऑक्सीडेशन नंबर या तो चेंज नहीं करेंगे या अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटाएंगे, बढ़ाएंगे। इसलिए अगर यहाँ +1 में है कॉपर, तो यहाँ भी +1 में रहना चाहेगा। अगर आपने इसको हीट कर दिया तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके +1 से +2 में नहीं आएगा, बल्कि आपको मुझे बोलना चाहिए था सर अब जब आप इसे हीट करोगे ना, ये कॉपर में आ जाएगा और ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी यहाँ से, क्योंकि कॉपर +1 से 0 में आया तो इसकी रिडक्शन हो जाएगी, और ऑक्सीजन -2 से 0 में गया, इसकी ऑक्सीडेशन होगी। यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, Cu2O की टेंडेंसी हीट करने पे डीकंपोज करने की होगी, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन में ये बात पढ़ाई थी कि जिन ऑक्साइड्स में मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, ऐसे ऑक्साइड हीट करने पर मेटल फॉर्म में आ जाते हैं, क्योंकि इनका SRP पॉजिटिव है। तो जब आप इसे हीट कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करे, क्या पता डीकंपोज कर दे। और ऐसा हमेशा तब होगा जब आपका एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल हाई हो। समझ में आई ये बात या नहीं? पहले इस पॉइंट पे एक मिनट, क्रॉस क्वेश्चन नहीं, पहले ये बताओ जो यहाँ पे बोला वो समझ में लगा कि जिन मेटल्स का SRP पॉजिटिव होता है उनके ऑक्साइड्स अगर एक आपने हाई टेम्परेचर पे हीट कर दिया, हाई टेम्परेचर पे वो डीकंपोज कर जाएंगे। और अब मुझे ये बताओ, जो मैंने पॉइंट दिखवाया था कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में टेम्परेचर को मॉडरेट, लो टू मॉडरेट रखना है, हाई नहीं रखना, तो रीजन समझ में लगा? हाई टेम्परेचर पे ऐसी ऑक्साइड्स मेटल फॉर्म में आ जाएगी। हमें तो ऑक्साइड चाहिए था, हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। वैसे तो अल्टीमेट गोल तो कॉपर ही प्राप्त करना है, एक तरीके से तो हमारा फायदा ही हुआ, एक तरीके से तो हमारा फायदा हुआ है, क्योंकि बेसिकली हमने ऑक्साइड से सीधा मेटल ही ले लिया, हमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट डालना ही नहीं पड़ा, which is actually advantage। बट मैं ये समझाना चाहता हूं कि जिन मेटल्स का SRP ज्यादा है उनके ऑक्साइड्स हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे तो वो डीकंपोज कर जाते हैं। इसलिए यहां पर क्या पाया जाता है अब वो समझो। ये अभी शायद सूर्यकांत पूछ रहा था कुछ, जिसको मैंने रोका था।
सूर्यांश अभी 2 मिनट रुकना। अब यहाँ पे एक चीज और समझो। पहली बात तो ये जो मैंने यहाँ पर पहले CuO लिखाया था वो गलत था, उसे ठीक करो, Cu और O2 लिखो। अब यहाँ पर जो चीज मैं समझाने वाला हूँ कि मरकरी ऑक्साइड डीकंपोज करके मरकरी बन सकता है, सिल्वर ऑक्साइड डीकंपोज करके सिल्वर बन सकता है, वो चीज पॉसिबल है। CuO HgO Cu2O HgO Ag2O can decompose on heating to form Cu, Hg and silver respectively. Ag2O से तो मैं सीधा यहाँ सिल्वर बना दूं, क्योंकि सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल इज वेरी। अगर आप यहाँ Ag2O लिख रहे हो तो कोई मार्क्स नहीं काटेगा, पर अगर आप Ag लिख दोगे वो बेस्ट ऑप्शन होगी आंसर। इसलिए जहां आपने यहाँ पर Ag2O पहले लिखा ना, यहाँ पर अपने लिखो और Ag, क्योंकि Ag2O डीकंपोज करके सिल्वर और ऑक्सीजन गैस बन के निकल जाएगी। अब इनमें क्या होता है, मान लो आपने अभी सफिशिएंट हाई टेम्परेचर नहीं रखा कि ये डीकंपोज करे। मान लो आपने जितना टेम्परेचर यहाँ रखा है वो अभी उतना सफिशिएंट नहीं है कि ये इसे ब्रेक डाउन करके इसमें ले या इसे ब्रेक डाउन करके मरकरी में ले। पर फिर भी क्या होता है, फिर भी ये जो HgO है, बनने वाला HgO, ये इससे दोबारा रिएक्ट करेगा, Cu2 इससे दोबारा रिएक्ट होगा, और ये जब ये रिएक्शन करते हैं Cu2O with Cu2s, जैसे ये थोड़ा बहुत बना बिगिनिंग में, ये इससे रिएक्ट कर जाता है और ये मिलके बनाते हैं कॉपर एंड SO2 गैस। अगर मैं बैलेंस कर दूं, अब मुझे ये बताओ, कॉपर +1 से 0 फॉर्म में आ गया, इसकी क्या होगी? सल्फर -2 से +4 में आ गया, इसकी क्या होगी? इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। तो ये कौन सा एजेंट है? जिसकी खुद की ऑक्सीडेशन हो वो कौन सा एजेंट होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैं ये समझाना चाहता हूं, ड्यूरिंग द रोस्टिंग जिन मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है उनका अपना सल्फाइड बनने वाले ऑक्साइड के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का रोल प्ले करता है। अगर आपने यहाँ पे हाई टेम्परेचर इतना नहीं रखा कि ये ऑक्साइड डीकंपोज कर जाए, जो कि पॉसिबली कर सकता है, पर अगर आपने इतना हाई टेम्परेचर नहीं रखा कि ये डीकंपोज कर जाए, तो इसको मेटल में लाने के लिए ये भी सक्षम है। इट इज स्टिल एबल टू रिएक्ट विद दिस टू ब्रिंग इट टू द मेटल फॉर्म। ये इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि ये इसे रिड्यूस कर दे। सो HgO कैन रिएक्ट विद HgS to bring it to mercury form. ये काम Ag2S भी कर सकते हैं। सो कहने का ये मतलब है कि कॉपर हो गया, मर्करी हो गया, सिल्वर हो गया, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है, उनका अपना सल्फाइड यानी कि खुद का रिएक्टेंट जैसे प्रोडक्ट बनना शुरू होता है, ये इसको रिड्यूस भी कर देता है। और ये काम लेड भी करते हैं। लेड में भी ये प्रोसेस हो जाती है, PbO PbS से रिएक्ट करके Pb + SO2 बना देता है। सो इन केस ऑफ कॉपर, सिल्वर, मर्करी, lead, in case of sulfides and antimony as well, अगर मैंने यहाँ एंटीमनी का सल्फाइड रखा होता तो उसमें भी ये काम होता। In case of sulfides of copper, silver, mercury, lead sulfide, on roasting
कैन प्रोड्यूस मेटल सल्फाइड यानी कि ओर पार्टिकल्स कैन एक्ट एज reducing agent for the oxides being formed. It is called air reduction, auto reduction और सेल्फ रिडक्शन। लेकिन जिंक या आयरन के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जिंक और आयरन का एसआरपी नेगेटिव वैल्यू, दे आर रिएक्टिव मेटल। रिएक्टिव मेटल के केस में ऐसा नहीं होगा, FeS2 FeO को रिड्यूस नहीं करेगा, जिंक सल्फाइड जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं करेगा। ये काम इन्हीं में होगा जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। सो दिस हैपेंस ओनली इन द लेस रिएक्टिव मेटल्स। अब सूर्यांश पूछो, क्या पूछना है? मरकरी का ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबली ओनली कौन सा है? +2। +1 फॉर्म में मरकरी स्टेबल तभी है जब उसे सॉल्यूशन में रखो। अगर मरकरी के कंपाउंड को +1 स्टेट में रखना है, दे हैज टू बी इन सॉल्यूशन। गैस फेज में, सॉलिड फेज में दे आर नॉट स्टेबल। अब ये बताओ कि ये रिएक्शंस आपको रटने तो नहीं पड़ रहे? अब यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ये वाली लाइन आपको पूछा जाता है, 4 ऑप्शन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ओर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फाइड ओर कैन अंडरगो सेल्फ रिडक्शन, यही क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको ये मेन चीजें पता होनी चाहिए। कॉपर, मरकरी, लेड, ज्यादातर क्वेश्चन हर बार इन पे आए, तो मैं इसके लिए राइम दे रहा हूं। क्यों सब पंजाबी आज मरेंगे? क्यों से कौन? किसका सल्फाइड? क्यूप्रस सल्फाइड। सब से एंटीमनी वाला, एंटीमनी का सल्फाइड। पंजाबी लेड, आज एजी, आज ये मरकरी मरेंगे, मरकरी। तो इनकी सल्फाइड्स से आपको डायरेक्ट मेटल मिल सकती है। नो डाउट लेड का एसआरपी नेगेटिव है, नो डाउट, बट लेड रिएक्टिव मेटल नहीं है। Lead, in spite of having the negative SRP, but being a less reactive metal, it can undergo self-reduction. अब यहाँ पर अगर मैंने चैल्कोपाइराइट लिया होता ना, चैल्कोपाइराइट, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई एडवांस के लिए, ऐसे पूछी जाती है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि CuFeS2 के कंपोनेंट कौन से हैं। ये एक्चुअल में मैंने सिंपलीफाई करके फॉर्मूला बनाया, और ये बिल्कुल वैसा जैसे मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था ना, क्ले का कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है पॉलीमेनाइड का, पर हमने उसको सिंपलीफाई कर दिया था। याद है कुछ ऐसी बातें होती थी कि कुछ फॉर्मूले बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, एक्चुअल में वो कुछ और होते हैं, पर होते वो सिंपल कंपाउंड का मिक्सचर। यहां पर भी ये मिक्सचर, अपना माइक ऑफ करो जिसके भी पीछे आवाज आ रही। दिस कंपाउंड इज मिक्सचर ऑफ बेसिकली Cu2s FeS.S, यानी कि सल्फर FeS Cu2s, 1 2 3 2 FeS।
क्यूप्रस सल्फाइड है और साथ में सल्फर है। दिस इज, अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करके देखूं, देखिए क्या बनेगा ये Cu2 Fe2S4 2 1 3 and 1 4 ऐसे ही बनेगा, चेक करो। और अगर मैं इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बना दूं तो क्या वो ये आएगा? तो आपको पता होना चाहिए कि चैल्कोपाइराइट एक्चुअल में इसके अंदर तीन चीजें हैं, क्यूप्रस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड एंड सल्फर। तो जब इसका रोस्टिंग करवाना है तो ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है। पहले क्वेश्चन अगर पूछा गया व्हाट इज द प्रोडक्ट ड्यूरिंग पार्शियल रोस्टिंग। पार्शियल रोस्टिंग का मतलब कि हर किसी का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, हर किसी का कंबस्शन नहीं हुआ। तो मुझे पहले ये बताओ यहाँ पे आयरन और कॉपर में कौन ज्यादा रिएक्टिव मेटल है? कौन ज्यादा रिएक्टिव मेटल है? रिएक्टिव मेटल वो जिसका SRP नेगेटिव हो। तो रिएक्टिव मेटल का कंबस्शन होगा पहले, तो Cu2S एज इट इज रह जाएगा, ये वैसे ही का वैसे रह जाएगा। और आयरन का जब ऑक्सीडेशन होगा, FeS जब ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो आयरन का ऑक्साइड और SO2 गैस बनकर निकलेगा। एक तो ये वाला सल्फर ऑक्सीडाइज हो गया SO2, ये भी सल्फर बर्न होके SO2 बन गया, ये भी सल्फर SO2 बन के चलेगा। लेकिन आयरन की ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन किस सेंस में मैं बोल रहा हूँ? लॉस ऑफ सल्फर बट गेन ऑफ ऑक्सीजन, या यूं कह लो इसका कंबस्शन हो गया। इसी का कंबस्शन क्यों? क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव मेटल। मोर रिएक्टिव मेटल दे लाइक टू बॉन्ड विद ऑक्सीजन, लेस रिएक्टिव मेटल दे डोंट लाइक टू बॉन्ड विद ऑक्सीजन। अगर मैंने इसमें, ये था पार्शियल रोस्टिंग, अगर कंप्लीट रोस्टिंग का मैंने पूछा, O2 की प्रेजेंस में हीट और यहां लिख दिया एक्सेस, तो फिर अब इसका भी ऑक्सीडेशन कराओगे। पर कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा दूं या सेम रखूं? कॉपर की नेचर, कॉपर की टेंडेंसी क्या है? तो ये बना देगा उस केस में Cu2O FeUSO। अगर तो बोला कंप्लीट रोस्टिंग, मतलब इसका भी ऑक्सीडेशन कराओ, इसका भी कंबस्शन कराओ, तब इसको भी जलाना है, इसका कंबस्शन भी करो। अगर पार्शियल लिखा है तो सिर्फ इसका कंबस्शन करो, और इसका तो होगा सल्फर, तो हर बार SO2 बन के निकलता। अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मैं पहले आपको डिक्टेट करा देता हूँ, प्रॉपर मतलब लिखवा देता हूँ। कई बार ऐसे आ जाता है क्वेश्चन, इन जनरल मान लो ये मेटल का सल्फाइड है, लाइक FeS, PbS, ZnS, कोई भी सल्फाइड। अगर मैंने इसका रोस्टिंग करवाया तो पहले मुझे ये बताओ व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। जब मैं इसका रोस्टिंग करवा रहा हूं, मेटल का ऑक्साइड और SO2। कई बार वो कहते हैं कि प्रोडक्ट में सल्फेट बन जाता है मेटल का, ऐसा क्यों? साइड प्रोडक्ट ये भी मिल जाता है, कई बार इसी मेटल का सल्फेट बन जाता है। यहाँ पे चेक करो, ऑक्सीजन कौन सा एजेंट है? ऑक्सीजन 0 से किस स्टेट में जा रहा है? -2। तो इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? अगर इसकी रिडक्शन हो रही है खुद की, तो ये कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये बन गया रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसकी खुद की क्या होगी? ऑक्सीडेशन। तो यहां सल्फर की ऑक्सीडेशन -2 से +4 में हो गई, तो इसकी ये बन गया रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और इसकी रिडक्शन हो रही है। तो ये जरूरी नहीं है कि सल्फर की ऑक्सीडेशन +4 स्टेट तक ही होगी।
क्या पता सल्फर सल्फेट बन जाए, क्योंकि सल्फर का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6। तो जब आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करा रहे हो, ए पार्ट ऑफ सल्फाइड यानी कि सल्फर जो कि -2 स्टेट में है, वो ऑक्सीडाइज +6 स्टेट में भी हो सकता है। पर ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब मेटल ऑक्साइड के साथ SO2 और एयर रिएक्ट करे। ऐसा तब होगा जब मेटल ऑक्साइड के साथ SO2 इन प्रेजेंस ऑफ एयर रिएक्ट करे। आप एयर तो डाल ही रहे हो, SO2 बन ही रही है, तो SO2, O2 और ये मेटल ऑक्साइड ये आपस में फर्दर रिएक्शन करके ये बना रहे होते हैं। क्योंकि बनने वाला SO2 O2 के साथ मिलके और मेटल ऑक्साइड के साथ मिलके ये बना सकते हैं। पर ये काम तभी होगा जब SO2 O2 से रिएक्शन करे तो। अब मैं आपको छोटी सी चीज रिवाइज करवा रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, ये रिएक्शन आपने, मुझे नहीं लगता पहली बार सुन रहे हो कि SO2 O2 से मिलके SO3 बनता है। SO2 O2 से मिलके SO3 बनता है। Have you ever heard before? Have you ever studied it before? क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं SO2 का कंबशन हो रहा है? SO2 का कंबशन हो रहा है, क्या ये बोल सकता हूं? कंबशन की डेफिनेशन क्या है? बर्निंग ऑफ समथिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो बनने वाली SO2 का अगर एयर के साथ कंबशन हो रहा है तो SO3 बन सकता है। और अगर SO3 बन गया, ये SO3 है, ये SO3 और ये मेटल ऑक्साइड मिलकर सल्फेट बनाए। बट दिस रिएक्शन इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन। एंड अब ये बताओ, किसी ने अगर इस वक्त PA 5 to 8 में कोई भी जेन्युइन स्टूडेंट बैठा है, ढंग का बंदा, वो मुझे बताएगा कंबशन प्रोसेस इज जनरली एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। कंबशन प्रोसेस इज जनरली एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक ये तो ढक्कन है जो एंडोथर्मिक बोल रहा है, 12th में पास हो जाइए बस। एक्सोथर्मिक। अब मुझे ये बताओ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम का सवाल दे रहा हूं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को अगर मुझे SO3 में लेके जाना फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, तो टेम्परेचर हाई रखूं या लो रखूं? टेम्परेचर को हाई या लो रखने पर ये अपने आप डिसाइड करो। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ा था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन को अगर फॉरवर्ड लेके जाना है तो टेम्परेचर को लो रखो, लो रखो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में लो टेम्परेचर फेवर्स द फॉरवर्ड रिएक्शन। और ये बताओ, अगर रिएक्शन को फॉरवर्ड भेजना है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? ज्यादा। तो SO2 से अगर SO3 बनाना है तो तीन चीजें फेवर करेगी। हाई अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, जो कि आप रोस्टिंग में रख ही रहे हो, रोस्टिंग में आप ऑक्सीजन एक्सेस में रख रहे हो। सो हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। और दूसरा, मैंने आपको क्या बोला, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग जनरली हाई टेम्परेचर पे होते हैं या लो टू मॉडरेट टेम्परेचर पे होते हैं? तो लो टू मॉडरेट टेम्परेचर इस रिएक्शन को फॉरवर्ड भिजवा रहा है। अगर आप चाहते हो कि ये ना बने तो आप चाहोगे कि ये ना बने, SO3 ना बने, क्योंकि बिना SO3 के साथ MO रिएक्ट करके MSO4 नहीं बना सकते। अगर SO3 नहीं बनेगी तो फिर इससे ये नहीं बनेगा। और हमें चाहिए ये, क्योंकि हमारा पूरे टॉपिक की हेडिंग क्या है? कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड, ना कि ओर इनटू सल्फेट। तो मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। और ये अगर नहीं चाहिए तो SO2 और O2 को रिएक्शन मत होने दो। और SO2 और O2 का रिएक्शन अगर नहीं होने देना तो इस रिएक्शन को क्या करूं, बैकवर्ड या फॉरवर्ड? तो बैकवर्ड लाने के लिए मैं क्या करूं? टेम्परेचर हाई करूं। और दूसरा, ऑक्सीजन की क्वांटिटी को भी लो करो। पर रोस्टिंग में तो ऑक्सीजन एक्सेस में चाहिए, रोस्टिंग के लिए तो टेम्परेचर लो भी रखना पड़ता है। इसलिए यहां पर ये साइड रिएक्शन हमेशा हो जाती है। इसलिए आपको मेटल सल्फाइड से मेटल ऑक्साइड तो मिलेगा, पर अगर मेटल सल्फेट भी मिल जाए तो रोना नहीं।
ये ड्रॉबैक बन गया एक तरीके से रोस्टिंग का। सो लो टेम्परेचर, क्योंकि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन यूजुअली लो टेम्परेचर पे होती है और रोस्टिंग के लिए ऑक्सीजन एक्सेस में रखना होता है, इसलिए बनने वाला SO2 O2 से रिएक्ट करके SO3 बनाएगा और इस SO3 के साथ अगर MO रिएक्ट कर गया मेटल ऑक्साइड तो ये MSO4 बना देगा। अब अगर आप दोनों स्टेप ऐड कर दो तो ये बढ़ जाएगी, ये रिएक्शन तो यही आएगी जो मैंने पहले लिखी, यही तो लिखी है रिएक्शन। So this is one of the drawback of roasting process. So during the roasting, because oxygen is taken in high quantity, and temperature is not very high, therefore SO2 reacts with O2 to form SO3, and SO3 can react with metal oxide to form MSO4। अच्छा मुझे ये बताओ, सल्फर मेटल है या नॉन मेटल? सल्फर नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक और बेसिक? मेटल ऑक्साइड्स आर, तो एसिड बेस रिएक्शन तो फास्ट होती है, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है तो ये सॉल्ट बन गया। तो क्या अब आपको इस चीज का आंसर मिल जाएगा कि क्यों मेटल सल्फेट बनते हैं ड्यूरिंग द रोस्टिंग साथ में, ये साइड प्रोडक्ट क्यों बनता है और कब बनता है? Because at the low temperature and at high concentration of O2. फिर रोस्टिंग नहीं होगी, रोस्टिंग करने के लिए O2 ज्यादा चाहिए। क्योंकि ये कैसे भूल रहे हो, ये कैसे भूल रहे हो, अगर मुझे ये बनवाने हैं तो O2 ज्यादा ही तो रखना पड़ेगा। कंबशन करवाना, कंबशन कब ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई में होने लगी, वो तो कैल्सिनेशन बननी शुरू हो जाएगी फिर। अब अगर मैंने कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, जिंक सल्फाइड प्लस O2 प्रोड्यूसेस A प्लस SO2, जिंक सल्फाइड प्लस O2 प्रोड्यूसेस ZnB, पर यहां मैंने कुछ नहीं लिखा SO2 वगैरह कुछ, तो अब आपको बताना है A क्या है B क्या है। अगर SO2 कंज्यूम हो गई फिर तो ये बनेगा, पर अगर SO2 बन गई तो फिर ऑक्साइड बनेगा। और यहां इन्होंने हिंट दिया कि SO2 बन रही है और यहां नहीं लिखा SO2 बन रही है, रिएक्टेंट वही है पर SO2 नहीं बन रही, और यहां SO2 बन रही है, तो ऊपर क्या बनवाओगे? जिंक ऑक्साइड, ऊपर जिंक ऑक्साइड बनेगा और आप SO2 निकालते जाओगे। अगर SO2 निकालते जाओगे मिक्सचर में से, यानी कि रोस्टिंग में अगर आप नहीं चाहते हो कि ये बने, तो SO2 को फर्नेस में से निकालते जाओ, एग्जिट करवाते जाओ, क्योंकि जितना SO2 निकलता जाएगा ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, आपको ऑक्साइड ही मिलेगा। अगर आप SO2 को O2 के कांटेक्ट में लाए तो हमारी गलती, तो हम चाहेंगे कि SO2 की एग्जिट होगी। सो अगर SO2 उड़ाते रहोगे तो ऑक्साइड मिलता जाएगा, अगर SO2 एयर के कांटेक्ट में आ गया तो फिर ये दोनों मिलके इससे रिएक्ट कर लेंगे, तो फाइनली उस केस में आपको जिंक सल्फेट मिलेगा। बैलेंसिंग आप कर ही लोगे। बोलो भाई, रोस्टिंग समझ आया या नहीं? अब कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों का एक और फायदा है, एडिशनल एडवांटेज। ऑफ
इनफैक्ट आई शुड यूज द वर्ड रोस्टिंग का एडिशनल एडवांटेज, ओर्स के अंदर नेचुरली कुछ इंप्योरिटीज होती हैं, फास्फोरस की, सल्फर की, मैंगनीज की, आर्सेनिक की, दीज आर इनबिल्ट impurities in the ore। और जब आप रोस्टिंग कराते हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हो, तो इन सब का कंबशन हो जाता है, इन सब का कंबशन हो जाता है। तो फास्फोरस का कंबशन अगर होगा, सल्फर का कंबशन अगर होगा, आर्सेनिक का कंबशन अगर होगा, मैंगनीज का कंबशन, बता सकते हो प्रोडक्ट क्या बनेगा? फास्फोरस का ऑक्साइड कभी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हो कोई? 2 ऑक्साइड पढ़े थे आपने, उसके बड़े बड़े स्ट्रक्चर भी बनाए थे केमिकल बॉन्डिंग में। वेरी गुड, शाबाश। ये कौन बोला था? ऋषभ सिंह, वेरी गुड। अच्छा चलो छोड़ो, मान लो मुझे नहीं याद, फास्फोरस की वैलेंसी बता सकते हो? फास्फोरस कौन से 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल? मैं हिंट देता हूं, फास्फोरस ग्रुप 15 है, 15 उसका यूनिट प्लेस है 5। तो फास्फोरस का मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, फास्फोरस का मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट +5, वेरी गुड, +5 एंड +3। तो फास्फोरस का, अब जब मैं ऑक्सीजन की एक्सेस सप्लाई रख रहा हूं, एक्सेस, जैसे आप कार्बन का करते हो, कार्बन का कंबशन O2 की एक्सेस सप्लाई में बनाते हो CO2, और अगर लिमिटेड सप्लाई में हो तो आप लिखते हो कार्बन मोनोऑक्साइड। यही करते हो ना, ये तो 9-10 से पढ़ते आ रहे हो। तो आपने कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना रखा? +4 और यहाँ +2। तो मुझे ये बताओ, जब ऑक्सीजन एक्सेस में होगी तो बनने वाले प्रोडक्ट में आप इस नॉन मेटल या इस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा रखोगे या कम रखोगे? अगर ऑक्सीजन एक्सेस में हो, अगर ऑक्सीजन एक्सेस में हो तो आप जो बनाओगे वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाओगे या लो ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाओगे? यहां देखो, इन दोनों में देख लो, यहाँ कार्बन +4 में, यहाँ +2 में। जब ऑक्सीजन एक्सेस में रखी तो CO2 बनता है, जब ऑक्सीजन लिमिटेड रखो तो CO बनता है। और रोस्टिंग में ऑक्सीजन क्या रखी जाती है, एक्सेस या लिमिटेड? एक्सेस। तो आप प्रोडक्ट में जो ऑक्साइड बनाओगे वो फास्फोरस का हाई स्टेट में बनाओगे या लो स्टेट में बनाओगे? और फास्फोरस की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, पी ब्लॉक में किसी भी एलिमेंट का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल कितना होता है? जितना उसके ग्रुप नंबर का यूनिट प्लेस हो। तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर बनाना है, फास्फोरस और ऑक्सीजन, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 5, ऑक्सीजन का 2, ऑक्सीजन की वैलेंस -2 स्टेट, फास्फोरस की +5, क्रॉस करके फॉर्मूला बना दो। ये बताओ सल्फर से क्या बनवाओगे? सल्फर का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट S6, तो मैं यहाँ पे क्या बनवा दूं? SO3। पर अब आपने यहाँ पर अपने दिमाग भी लगाने हैं। आपको अभी मैंने क्या सिखाया था? अगर हाई टेम्परेचर रखोगे, हाई टेम्परेचर पे अगर आप कंबशन कराओगे तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड? ये एक्सोथर्मिक है, बैकवर्ड। तो सल्फर हमेशा SO2 बन के निकलेगा, वो SO3 नहीं बनाता समय से, क्योंकि उसकी ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। इसलिए सल्फर के साथ जब भी कभी ऑक्सीजन की हीटिंग हो रही है SO3 बनता है, लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट होता है, यूजुअली SO2 बन के निकलता है। सो यहाँ पर आप SO2 या SO3 दोनों लिख सकते हो, पर मैंने आपकी जानकारी के लिए बताया कि ये मेजर प्रोडक्ट है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि बैलेंसिंग अपने आप कर लोगे, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको आती है बैलेंसिंग। आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ? आर्सेनिक का 5, क्योंकि आर्सेनिक बिलोंग टू ग्रुप नंबर 15। तो मुझे बताओ प्रोडक्ट क्या है आर्सेनिक के ऑक्साइड का फॉर्मूला? ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 ऑक्सीडेशन नंबर, आर्सेनिक +5, तो AS2O5। सो मैंगनीज ऑक्साइड MnO बन के निकल जाएगा। सो ये जो इम्प्योरिटीज होती है, ये अपना ऑक्साइड बना के ये वेपर फेज में निकल जाती है, दे गेट रिलीज्ड। तो जब भी आप कंबशन कराते हो तो इसका एडिशनल एडवांटेज ये होता है कि जो छोटी मोटी इंप्योरिटीज बहुत कम मात्रा में जो होती है, नॉन मेटेलिक इंप्योरिटी, वो
वो ज्यादातर अपना ऑक्साइड वोलाटाइल ऑक्साइड बना के निकलता है। इससे रिलेटेड कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता। ये जस्ट मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन बताई, पर जितना भी यहां लिखा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई बोल। और एक मिनट अनस्टेबल तो होता है, पर नेचर ने तो मिनरल में बहुत कुछ डाला हुआ है ना। नेचर ने तो मिनरल में बहुत कुछ डाला हुआ है। P4 अकेला अनस्टेबल है, अगर उसके साथ खूब सारी इंप्योरिटीज बैठी हुई हैं या बहुत सारे और मॉलिक्यूल बैठे हैं तो उसकी थोड़ी बहुत रिलेटिव स्टेबिलिटी बन जाती है कि वो रूम टेम्परेचर पे रह सके। ओके, तो ये सारा पार्ट हमारा हो गया अपना कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। अब मैं पहुंच रहा हूं फोर्थ पॉइंट मेथड। क्या था? हमने कन्वर्जन ऑफ ओर ऑक्साइड कर लिया। अब इसके आगे वाला स्टेप क्या था? ऑक्साइड बन के आ गए। अब हमें क्या करना होता है? चेक करो अपने स्टेप्स। नो, रिफाइनिंग नहीं। मेटल ऑक्साइड अगर एक बार आपके पास बन के आ गया तो कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल फॉर्म। फोर्थ स्टेप इज कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। चेक करके बताओ इस प्रोसेस में मेटल का क्या हो रहा है। मेटल ऑक्सीजन लूज कर रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, मेटल बन रहा है। अगर इसकी रिडक्शन हो रही है तो ये खुद कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसकी रिडक्शन कराने के लिए मुझे यहां पर क्या डालना पड़ेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। अब हमें ये सीखना कि हमारे पास अवेलेबल चॉइसेस क्या क्या। रिड्यूसिंग एजेंट हम किस किस पदार्थ को यूज कर सकते हैं। टाइप ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट हम पढ़ने वाले बेसिकली इस मेथड में, कि हमारे पास क्या क्या पॉसिबल चॉइसेस हैं। टाइप ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट अगर मैं बताऊं तो हमारे पास है कोक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। These two are very wonderful reducing agent। और इसकी रिएक्शन मेटलर्जी में किसी सवाल में ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए जब भी कभी आपके सामने कोई मेटल का ऑक्साइड आ गया, जो चीज मैं यहां सिखा रहा हूं ना, ये मैंने एस ब्लॉक के लेक्चर में भी पढ़ाई हुई है। अगर किसी ने सुने होंगे तो उसको याद आ जाएगा। अगर मेटल ऑक्साइड है, मेटल सल्फेट है, यानी कि मेटल ऑक्साइड है या मेटल सल्फेट है, अगर आपने इसको कोक से रिएक्शन करा दी या कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करा दी तो हमेशा ध्यान रखो कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर वो रिड्यूसिंग एजेंट है तो इनकी खुद की क्या होगी? इनकी खुद की ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन। सो इनका काम है किसी में से ऑक्सीजन चूसना। ऐसे सेंटेंस याद रखना, इनका काम है किसी में से ऑक्सीजन निकालना। तो कार्बन ऑक्सीजन निकाल के बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड को जब ऑक्सीजन मिलेगी ये Cu2। तो प्रोडक्ट में आपको मिलेगा मेटल सल्फाइड MsO4 का। अगर मैं बैलेंसिंग कर दूं 4CO 4CO। पर ये ध्यान हमेशा रखना कि जनरल रिएक्शन है। कई बार पूछी जाती है कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के सामने सल्फेट रख दिया या कोक के सामने ऑक्साइड रख दिया तो इनका काम क्या है? ऑक्सीजन निकालना। ऑक्सीजन निकालेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनकर निकलेगी, और कार्बन मोनोऑक्साइड अगर डाला तो उसका काम भी इसमें से ऑक्सीजन निकालना, तो ये CO2 बना देगा। सो बेसिकली मैं ये चाहता हूं कि मेरी भाषा में अगर मैं बताऊं, मतलब मेरी टीचिंग भी मैं बताऊं, जिन बच्चों को केमिस्ट्री बड़ी बुरी लगती है ना, उनके लिए बस मैं इतना चाहूंगा कि आप ऐसे याद रख लेना, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सी का कोक आर ऑक्सीजन शक्कर।
वैम्पायर है, किसी में से ऑक्सीजन निकाल लेते हैं, सांस नहीं लेने देंगे सामने वाले को। सो दे सक ऑक्सीजन फ्रॉम समवन, जिससे वो रिएक्ट करते हैं उसमें से ऑक्सीजन निकालते हैं। आप ऐसे याद रखोगे। तो मान लो आपके सामने कोई रिएक्शन आ गई, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, और सामने लिख दिया कोक। प्रोडक्ट बताओ आप क्या लिखो। SnO2 प्लस कोक, MgO प्लस कोक। तो इनका काम क्या है? ऑक्सीजन निकालना। क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड जिंक। लेड मोनोऑक्साइड, लेड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, आयरन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, टिन कार्बन मोनोऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बन मोनोऑक्साइड। तो किसी भी मेटल ऑक्साइड को मेटल फॉर्म में लाना है, हीट इट यूजिंग कोक। और अगर सेम रिएक्शन ऐसे पूछ ली गई, इसी रिएक्शन को अगर ऐसे कभी आपसे पूछा, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, Fe2O3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, SnO2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, MgO प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। आप अपने आप लिखो ये रिएक्शन क्या होगा साथ। तो प्रोडक्ट बताओ क्या है? जिंक प्लस Cu। सल्फाइड कहां से आ जाएगा? सल्फर कहां है? कुछ भी। लेड प्लस CO2, आयरन प्लस CO2, so it will knock out oxygen, it will take out oxygen. Mg plus CO2, 10 plus CO2। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि बैलेंसिंग कर लोगे अपने आप। अब यहाँ पर ये मेथड तो बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ा प्यारा सा लगता है, कुछ नहीं करना, मेटल प्लस गैस, मेटल प्लस गैस। आसान काम नहीं है ये करना, क्योंकि प्रॉब्लम ये है, कोक अगर किसी मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो ये जो टेम्परेचर है ना बहुत ज़्यादा मांगता है, 1500 डिग्री, 1200 डिग्री, 1800 डिग्री। अगर कोई पूछे कि ड्रॉबैक क्या है इस मेथड का, नो डाउट आपको मेटल मिल जाएगी, पर आपको बहुत हाई टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा, और हम नहीं चाहते बहुत हाई टेम्परेचर तक पहुंचे। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर अचीव करना खूब सारा फ्यूल मांगेगा, और हमें अपनी जेब प्यारी है, हमें खर्चा नहीं करना। हम नहीं चाहते कि हम इतना ज्यादा फ्यूल डाल के कुछ क्विंटल मेटल आए पर फ्यूल टन्स के स्केल पे खर्च कर दें, क्योंकि कोक की प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर मांगता है। इसलिए मैं इस मेथड को तब प्रेफर करूंगा जब मुझे मेटल बहुत लार्ज टन्स, मिलियन ट्रिलियन, मतलब बहुत ज्यादा हाई टन स्केल पे चाहिए हो मेटल। इसलिए प्रेफरेंस यूजुअली होती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ही बेटर है रादर देन कोक। सो यूजुअली, और उसमें एक और प्रॉब्लम आ जाती है कई बार। क्या प्रॉब्लम आ जाती है? जब आप बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करते हो ना, कई बार बनने वाली मेटल वेपर बन के निकल जाती है मिक्सर में से, मेटल ही नहीं मिली, मेटल ही वेपर बन गई। और खास करके प्रॉब्लम तब होती है जब साथ में यहाँ जिंक बैठा हो। जिंक इज वेरी लो, जिंक एक ऐसी मेटल है जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो है,
इसलिए ऐसे केस में हमारे पास ऑल्टरनेटिव होने चाहिए कि अगर हम गरीब लोग हैं, हम कोक अफोर्ड नहीं करते, पर कार्बन मोनोऑक्साइड भी कहां से बनाएंगे? वो भी तो कोक से ही बननी है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाना है तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड तो चाहिए। मान लो हम गरीब लोग हैं, हम कोक अफोर्ड नहीं करते, और हमारे केस सपोज कोई ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट है जो जिंक का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, वो तो कोक लेगा, लुट जाएगा, उसकी कंपनी बंद करवा दो, जिंक वेपर फॉर्म में निकल जाएगा। मान लिया उसमें दिमाग है, वो जिंक के वेपर्स इकट्ठा करेगा, तो फिर वो ठंडा करके उसको कंडेंस करने के लिए एक नया स्टेप ऐड करना पड़ेगा मेटलर्जी, और जितने स्टेप्स उतने खर्चे। तो पहले तो यहाँ पर ड्रॉबैक में आपको क्या पता होना चाहिए? द ड्रॉबैक इज समटाइम्स कोक इज नॉट प्रेफर्ड टू बी यूज्ड एज reducing agent because the reduction using the coke requires very high temperature। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, पर आपने याद नहीं करने, मैं शीट में से जो एग्जांपल है वही बता रहा हूं। यहां पे लगभग टेम्परेचर 1200 डिग्री चाहिए। टिन के केस में तो हद ही होगी 1800 डिग्री, मैग्नीशियम के केस में 1200 डिग्री। आपको टेम्परेचर लर्न नहीं करना, जस्ट मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूं। इट रिक्वायर्स वेरी हाई टेम्परेचर, सो इट्स एक्सपेंसिव मेथड। और दूसरी, जिन मेटल का बॉइलिंग पॉइंट कम है उनके केस में तो मैं बिल्कुल नहीं ये करवाऊंगा, मेरी मेटल ही वेपर बन जाएगी। समटाइम्स मेटल प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रिडक्शन यूजिंग कोक इज प्रोड्यूस्ड as molten form or vapor form। अगर यहां मेटल मोल्टन फॉर्म में मिल जाए ना, ये आम बात है कोक के केस में, पर वो इतना नुकसान नहीं है। वेपर बन गई वो खतरा है। इसलिए ये चीज पता होनी चाहिए कि मेटल जब भी मिलेगी यहां मुझे, कोक अगर डाल रहा हूं ना मैं, तो मेटल मुझे लिक्विड फॉर्म में तो, सॉलिड फॉर्म में तो नहीं मिलने वाला, बस मोल्टन फॉर्म में मिलेगा। पर उसका इतना खतरा नहीं होता। मोल्टन फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में मेटल मिल भी गई, पड़ा रहने तो उसे कुछ घंटे, कुछ दिन पड़ा रहने तो अपना ठंडी हो जाएगी। पर वेपर फॉर्म में अगर कभी मिल जाए, जिंक वेपर फॉर्म में अगर मिल जाए, ये आई डोंट वांट। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एटलीस्ट इतना है कि इतना हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए। एक और ड्रॉबैक है कोक यूज करने का। मान लो किसी ने अपना दिमाग लगाया, सर चलो एक काम करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से मुझे कैल्शियम चाहिए। उसने सोचा सर पहले इसको कैल्सिनेशन करा दो, डीकंपोज करा दो, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बन जाएगा, फिर हम इसे कोक यूज कर लेंगे। हमने अपना दिमाग लगाया, सोचा कि चलो कोक ऑक्सीजन निकालेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, कैल्शियम मिलेगा। ऐसा उल्टा ही हो गया। कोक ने ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं किया, कैल्शियम से रिएक्ट कर लिया, कैल्शियम कार्बाइड बन गया। फिर तो रोज बैठ के कोक लिया ही क्यों? क्योंकि जब आप बहुत हाई टेम्परेचर पे सोचते हो कि यहाँ कैल्शियम बनेगा, मान लो यहाँ आपने सोचा कि कैल्शियम बनेगा, कई बार कोक मेटल से रिएक्ट करके कार्बाइड बना देगा। और खासकर अगर आपकी मेटल रिएक्टिव मेटल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाई ऊपर है, वो तो कोक से रिएक्शन भी कर देगी। इसलिए कोक यूज करने का ये भी एक खतरा है कि अगर आप एक रिएक्टिव मेटल ऑब्टेन कर रहे हो और आप कोक डाल के कर रहे हो, दैट कोक कैन रिएक्ट विद द मेटल टू फॉर्म इट्स ऑन कंपाउंड कार्बाइड। और एक बार कार्बाइड बन गए फिर तो आप गए, क्योंकि कार्बाइड्स आर वेरी वेरी ऑलमोस्ट लाइक दे रिक्वायर ह्यूज टेम्परेचर टू गेट ब्रेक डाउन। फिर कैल्शियम को कार्बन से जुड़ गया, अब तोड़ना बहुत मुश्किल।
सो यहां पर हम इसका एक ड्रॉबैक भी ये भी लिखेंगे कि अगर यहां कैल्शियम कार्बन मोनोऑक्साइड आप ले रहे हो, मेजर पार्ट ऑफ कैल्शियम इज ऑब्टेन्ड एज CaC2। आप कैल्शियम अगर ले रहे हो तो कोक आपने अगर डाला, कोक तो आपको फ्यूल की फॉर्म में बहुत ज्यादा लेना पड़ जाता है, तो कोक की प्रेजेंस में कैल्शियम के साथ कार्बाइड बन जाए, वो नहीं हम चाहते। पर कई बार ऐसा जिंदगी में सुना होगा कि मजबूरी के टाइम पे कई बार गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। सुना है आपने ये सेंटेंस कभी लाइफ में ऐसा हुआ जिसके साथ नहीं बनती कई बार हमें उसकी जरूरत पड़ जाती है। तो अगर कोई कहते कि हमें कोक जब इतने नुकसान करता है तो कोक यूज क्यों कर रहे हैं? कोक यूज करने के फायदे भी हैं जो हम कमिंग क्लास में सीखें। बट आई होप अभी तक के लेक्चर में आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोक की रिएक्शन का अगर हम अपनी मतलब थोड़ा सेल्फिश हो जाए, हमें मार्क्स लेने के लिए चाहिए, हम कौन सा यहाँ फील करके इंडस्ट्रियलिस्ट बनने वाले हैं। तो मार्क्स लेने के लिए अगर आपके सामने कोक की रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखना हो पूछा हो तो वो आना चाहिए। हमारे तो 4 मार्क्स वहीं पे हैं भाई, कि हमें तो इसका प्रोडक्ट लिखना आना चाहिए। इतना पता होना चाहिए कि कोक ऑक्सीजन निकाल देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन निकाल लेगा। सो रिड्यूसिंग एजेंट का काम है ऑक्साइड को मेटल फॉर्म में लाना। इज इट क्लियर हियर? ओके। और बस एक लास्ट यहाँ पे मैं एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, यहाँ पर चेक करो। मैग्नीशियम जो है ये +2 से 0 फॉर्म में जा रहा है तो इसकी रिडक्शन हो रही है। पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर आप इन सारी एग्जांपल में देखोगे ना तो मैग्नीशियम टॉप मोस्ट पे है। इसका SRP बहुत ज्यादा नेगेटिव है और जिसका SRP नेगेटिव होता है वो रिड्यूस होना नहीं चाहता। तो कुछ जो बहुत रिएक्टिव मेटल है लाइक अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्यूमिनियम, जो रिएक्टिव मेटल है उनके केस में ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी होती है। तो आप सोचो कि MgO से Mg पूरा मिल जाएगा, नहीं, कुछ ना कुछ MgO अनरिएक्टेड फॉर्म में हमेशा रहता है और ये ज्यादा रहता है, ये कम बनता है तो आपकी परसेंटेज यील्ड घट जाएगी। तो हाईली रिएक्टिव मेटल के केस में हम कोक वाले मेथड को बिल्कुल प्रेफर नहीं करते। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे लिख लेते हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक मैग्नीशियम, कैल्शियम या अल्कली मेटल्स, their oxides are most difficult to get reduced because of their negative value of SRP. So coke or carbon monoxide do not work to reduce such oxides. Aluminium भी। This point is very important, खासकर आपके स्कूल के बोर्ड एग्जाम्स में ये पॉइंट। तो मैं ये लेक्चर यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ विद द होप कि अभी तक जितना मेटलर्जी पढ़ा है थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बन जाना चाहिए कि भाई हाँ इतना भी बुरी नहीं है इनऑर्गेनिक। ओके बच्चों, ठीक है। सो फाइनली दोबारा बोलो क्या? तो हमारे पास एक ही मेथड है क्या? हम इतनी सालों से केमिस्ट्री एक्सपेंड होती जा रही है, हमारे पास तो बहुत वैरायटी है रिड्यूसिंग एजेंट, ऑन द वे हैं हम। अगले लेक्चर में पूरा यही पढ़ना है कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको पता लग जाएगा कि जो अगर किसी केस में ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं इसके साथ फिट बैठ रहा तो गो फॉर द अनदर वैरायटी। हम बाजार लगा के बैठे हैं, वैरायटी देंगे, ठीक है। सो हाँ, मुझे एक बार उसका फोटो खींच के भेजना, मैं देखूंगा कि कौन सा वाला कह रहे हैं।
फोटो खींच के भेज देना, मैं बता दूंगा, ग्रुप में पोस्ट कर देंगे फिर। बिल्कुल तुम्हारे कहने की जरूरत नहीं। चलो ठीक है, फाइनली आई एम गोइंग टू एंड ऑफ द मीटिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और अभी मैं शाम को आज मेटलर्जी का होमवर्क पोस्ट करूंगा। ओके बच्चों, बाय बाय।